सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। निधि, अंजलि, गुरप्रीत और पूर्वा हमारे साथ है। ये चारों विद्यार्थी इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेरी नजरों में काफी ब्राइट स्टूडेंट हैं। चारों के चारों लगातार मेरे संपर्क में हैं। आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि प्लस के विद्यार्थी हैं, बट एक शुरुआत है ताकि हम आप लोगों तक जो जेन्युइन डाउट होते उनको भी ले सके। शुरुआत सबसे पहले मैं अल्फाबेटिकल करूंगा। अंजलि, कोई मन में जो भी डाउट है तैयारी से लेकर जो भी सारी बातें आपको लगती है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने खास करके जो 2021 को एग्जाम देने वाले होंगे उनके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा सवाल होता है रिवीजन को लेकर। तो रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूं बहुत ही संक्षिप्त में। रिवीजन का पहला मकसद क्या है? रिवीजन का पहला मकसद होता है हमारी वीकनेस को दूर करना। क्योंकि हम लगातार साल भर से पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई सब्जेक्ट अभी भी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले वीकनेस को रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले आप सब्जेक्ट की प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, उसे शुरुआत में सबसे पहले लीजिए। क्योंकि वही सबसे बड़ी कमजोरी है जो साल भर में कवर नहीं हो पाई है लेकिन रिवीजन में होनी चाहिए। जैसे मैं अगर पूछूं अंजलि, तो अभी तक सभी सब्जेक्ट में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लगता है जिसे हम कह सकते हैं कि सर ये वीक सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स। तो आइए पहले इकोनॉमिक्स को हम टारगेट देते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स में हमने जितने नोट्स बनाए हैं, जितना भी क्लास में पढ़ाया गया है, या जितनी भी कोई किताब अगर आपने पढ़ी है उसे अंडरलाइन करके रखा होगा, तो उसको टारगेट दीजिए कि मैं उसे इतने दिन में या इतने घंटे में कवर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स 200-250 पेज के होंगे, तो 6 दिन का टारगेट दीजिए। डेली 3 घंटे हम उसे देंगे, 4 घंटे हम उसे देंगे और पहले इकोनॉमिक्स को 6 डेज में कवर करेंगे। पर अभी केवल नोट्स कवर करने के बाद रिलैक्स नहीं होना है। नोट्स कवर करने के बाद आप एक बार पुराने वर्षों के क्वेश्चनों को लगा दीजिए। अब उसमें आपको गलतियां पता चलेगी कि अब कितने सही हो रहे हैं। अगर अभी भी 10 में से 5 या 6 ही सही हो रहे हैं, इसका मतलब नोट्स प्रॉपर नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हो सकता है कि कोई रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी को फिर फॉलो कर सकते हैं फास्ट रिवीजन करने के लिए, या फिर जैसे मैंने रिवीजन क्लासेस लिए तो उसे कर सकते हैं। तो रिवीजन की पहली स्ट्रेटजी है कि पहले हम अपने वीक सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, पहला रिवीजन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट में प्रीवियस क्वेश्चन में अभी भी नहीं आता है, तो फिर हम उसके लिए कोई अदर ऑप्शन अभी देख लेंगे पहले रिवीजन में। सेकंड रिवीजन जब हम करते हैं तब हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, तब हम सेकंड रिवीजन जो पढ़ा है केवल उसी को देखते हैं। और थर्ड रिवीजन का टारगेट होता है कि जिन चीजों को हमने कभी 2 दिन 3 दिन में रेडी किया था, अब वो हमारे लिए 2 से 3 घंटे में। तो पहला रिवीजन वीकनेस को दूर करेगा, कॉन्फिडेंस दिलाएगा। सेकंड रिवीजन को तेजी से कवर करने की हैबिट, पुरानी चीजों को कवर करना है। और थर्ड रिवीजन में जो चीजें दिनों में हुई थी वो घंटों में खत्म होनी चाहिए। क्लियर है पूरी तरह से? ठीक है, अब मैं गुरप्रीत की तरफ आ रहा हूं। गुरप्रीत, बताइए आपका डाउट क्या है? बहुत बढ़िया। जैसे जनरल साइंस। सबसे पहले तो हम देखते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे कि मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट को स्ट्रांग और वीक, इसके साथ ये भी देखते चलिए कि उसका इंपॉर्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल साइंस पर आते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर वीक है तो मेरे हिसाब से ग्रुप उसे वीक मानो ही नहीं। उसका रीजन ये है कि पिछले 4 वर्षों में फिजिक्स केमिस्ट्री से 6 प्रश्न आए हैं, जिसमें 3 प्रश्न ऐसे हैं जो करंट पर बेस थे। अगर आपने उस साल उस करंट को पढ़ा होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वो सवाल हल कर देंगे। 2009-10 से पहले सवाल ऐसे आते थे जिसे हम कह सकते थे कि जेन्युइन फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल होता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाता था कि उष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या कहता है, तो हम उसे कहते हैं कि हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए उसका कोई स्ट्रेस मत लो, उसे दिमाग से निकाल दो। कोई वीक नहीं, वो आज भी हमारा स्ट्रांग नहीं हो पाया है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार मुझसे भी गलतियां उसमें हो जाती है।
हाँ, लेकिन साइंस टेक के लिए हम एक लिमिटेशन कह सकते हैं कि जैसे साइंस टेक में 5 टेक्नोलॉजी को कवर करना है: डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। इन 5 टेक्नोलॉजी में देखो कि वीकनेस कहां आ रही है। क्या स्पेस वीक है, डिफेंस वीक है, नैनो टेक्नोलॉजी वीक है, नैनो में रोबोटिक्स भी आ जाएगा, आईटी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि टेक्नोलॉजी में एक्चुअली वीक क्या है, क्योंकि कई बार हमारा पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक होता है और उसके कारण हमें ऐसा लगता है पूरा सब्जेक्ट ही वीक है। तो पहले एग्जैक्टली देखा जाए कि वीकनेस कहां है, और जैसे ही पता चले, मान लो कि आपको लग रहा है कि सर मेरा आईटी वीक लग रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वीक लग रहा है, तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर एक बार नोट्स देख लेते हैं। जैसे ऐसी सिचुएशन में मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जैसे कोई सेगमेंट वीक लगता है तो उस पर क्या करना है, एक दिन दे दो कि भाई सैटरडे का दिन मैं इस सब्जेक्ट पर दूंगा। तो मेरी क्लास के अलावा आप गूगल करो थोड़ा सा और डालो कि आईटी टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जैसे भी सर्च करके देखो, कुछ कंटेंट मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़कर देखो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कंटेंट है वो एनरिच्ड हो जाएगा कि भाई मैंने अपने नजरिए से बताया था, आपने अपने नजरिए से किया था, अब एक बार आपने गूगल का भी नजरिया डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि चीजें आपको और बेटर पता चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं कि दिन भर गूगल करना है, ऐसे नहीं। गूगल का यूज, या हम कहते हैं ना कि इंटरनेट का यूज कहाँ करना है, जगह करना है कि किसी टॉपिक में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब आपको वीक लगे तो हम उसे इस तरीके से कवर कर सकते हैं। तीसरा डाउट मैं ले रहा हूं निधि का। बताओ निधि। धन्यवाद। बढ़िया। ठीक है। आंसर राइटिंग पर बहुत बढ़िया सवाल है। कई लोगों ने आंसर राइटिंग पर कई बार डाउट पूछे हैं, मुझे लगता है लाइव सेशन में भी कई बार हुआ है। देखो, आंसर राइटिंग एक तरीके की कला मानता हूं मैं, जो एक दिन दो दिन में नहीं, कुछ समय के बाद धीमे धीमे इंप्रूव होगी। तो जैसे मान लेते एक सवाल हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पिछले कुछ समय से चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है, व्याख्या कीजिए। एक सरल सा प्रश्न बना देते हैं। तो अब यहां पर प्रश्न के दो बिंदु है, एक है कीवर्ड और एक होता है की पॉइंट। जैसे कीवर्ड है व्याख्या करना, मतलब सरलीकृत शब्दों में समझाना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कीवर्ड, भारत में पिछले कुछ वर्षों से चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई है। यह है की पॉइंट, यही से हम शुभारंभ करेंगे। तो हम कहेंगे कि पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के रूप में भारत जैसा क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है, जिसे हाल फिलहाल में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और संख्या या तीव्रता में हुई वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए आवश्यक कुछ शर्तें, कुछ क्राइटेरिया, कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे समुद्र के तापमान का 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होना तथा निरंतर गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति होना, जो कि भारत के निचले हिस्से में, विशेषकर हिंद महासागर के उस हिस्से में जो विषुवत रेखा के आसपास हैं, वहां पर ये सभी परिस्थितियां प्राप्त हो रही है। और परिणाम स्वरूप पिछले कुछ समय से इन परिस्थिति में निरंतर वृद्धि, निरंतर तीव्रता देखी जा रही है। इसी कारण से भारत में लगातार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बढ़ते जा रहे हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके हम यहां पर दे सकते हैं दो तीन नाम, जैसे पिछले साल जो चक्रवात आया था, इस साल जो चक्रवात आया है। फिर हम उसमें एक वर्णन कर देंगे कि जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि व्यापारिक पवनों की दिशा उस तरफ होती है। अरब सागर में उसके आने की तीव्रता थोड़ी सी कम होती है। तो जब हम आंसर राइटिंग करते तो हमेशा जो की पॉइंट होता है वहां से स्टार्टिंग करिए, और अगर आपको लगे तो थोड़ा सा टाइम लीजिए सोचने में कि आप उसे किन डायमेंशन में पैक करेंगे। मैं बता दूं, आंसर राइटिंग दो जगह थोड़ी कठिन होती है। पहला पॉलिटी,
क्योंकि यहां पर थोड़ा सा शब्दों को और जो सीक्वेंस है उस फ्लो को बनाए रखना थोड़ा कठिन होता है, वो धीमे धीमे इंप्रूव होगा। और दूसरा एथिक्स, क्योंकि यहां थोड़ा फिलोसॉफिकल चीजों का वर्णन करना पड़ता है जो कि साधारणतः सिंपल नहीं माना जाता है। इसलिए यदि आप लोग आंसर राइटिंग में पहले ज्योग्राफी से स्टार्टिंग करिए, हिस्ट्री, हिस्ट्री में आंसर राइटिंग बड़ा इजी होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हिस्ट्री को लीजिए, ज्योग्राफी को लीजिए, या फिर आप कहे तो तीसरा कोई इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट ले लीजिए। बट थोड़े टाइम के बाद फिर पॉलिटी और फिर एथिक्स पर आइए, तो आपको लगेगा कि आप आंसर राइटिंग में कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। कभी कभी क्या होता है, अचानक सीधा पॉलिटी, क्योंकि सबको पॉलिटी पसंद आता है, शुरू कर दिया पॉलिटी, और वो पॉलिटी हैंड ओपन करनी नहीं दे रहा है, लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, पता भी है, लेकिन लिखने ही नहीं दे रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके लिए थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट एटलीस्ट 7-8 दिन के बाद जब आप हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, इकोनॉमिक्स पर, साइंस टेक पर कुछ लिख चुके होंगे तो ज्यादा आसान जाएगा। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री को मैं ज्यादा इजी मानता हूं आंसर राइटिंग में, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता है तो उत्तर आएगा, नहीं पता है तो कुछ जोड़ नहीं सकते। जैसे कि यहां पर ज्योग्राफी में कुछ जोड़ा जा सकता है, और पॉलिटी में कुछ भी ना पता हो तब भी उत्तर लिखा जा सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आंसर राइटिंग में की पॉइंट पर आप गौर करेंगे, और शुरुआत पहले हिस्ट्री वाले, साइंस टेक वाले सब्जेक्ट से करेंगे। क्लियर है? पूर्वा, क्या डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कि हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो हमें कैसे पता चले कि क्या गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है? तो आइए उसको हम एक तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने टारगेट किए हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के सॉल्व कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब 50 क्वेश्चनों को चेक कर लीजिए पूरा प्रॉपर टाइम लेकर कि भाई ये 50 क्वेश्चन हम जो ऑब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं कितने सही हुए। माना जाता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप 80% सॉल्व कर सकते हैं सही, तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है यूपीएससी में। यदि लगभग हम 60% तक जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस सब्जेक्ट में कोई ज्यादा वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो वो इंप्रूव होगा। लेकिन जैसी 50% से कम क्वेश्चन सही होते हैं तो एक तरीके से अलार्म है वो कि भाई अब तो नहीं, अगर यहां पर हमने इस सब्जेक्ट को फिर से प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया तो शायद सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। तो यदि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 50% से कम सही हो रहे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेगमेंट में, तो मैं कहूंगा कि आपका वो सब्जेक्ट वीकनेस में डाल दीजिए। दूसरा, जब सवाल गलत होते तो एक बार गौर करो कि सवाल गलत कहां हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके 1857 वाला सवाल गलत हो रहा है, तो हमें इससे पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा 1857 वाली जो बातचीत है शायद वो छोटी है, मुझे थोड़ा प्रॉपर उसमें पढ़ना पड़ेगा। कई बार पूरे के पूरे यूनिट में केवल कोई एक सेगमेंट हमें वीक लगता है क्योंकि उसी के क्वेश्चन गलत हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सबके क्वेश्चन गलत हो रहे, तो हम कहेंगे कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री पर एक ओवरऑल फिर से नई चर्चा कर लेते हैं। और टीचर चेंज करने में घबराए ना करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया, तो क्या था कि वो मेरा दृष्टिकोण था, मेरा व्यू था, या मैंने अपने बिंदुओं के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट का निर्माण किया था। तो घबराए ना करो कि जैसे कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नहीं सर मैंने आपको फॉलो किया है, आप किसी दूसरे टीचर को भी देखिए। हमें तो सीखना है, हमें जानना है कि उस मॉडर्न हिस्ट्री में और क्या क्या हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। तो जब आपको लगे कि जनरलाइज पूरे सवाल गलत हो रहे हैं, 50% से मतलब कम ही सही हो पा रहे हैं, तो एक आध बार एक टीचर को सुनकर देखते, शायद उनमें सबको बराबरी में तोलने की कोशिश नहीं करे कि नहीं सर वो वैसा नहीं कर पाते, ठीक है हमें फैक्ट चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, देखते तो हैं वो कैसा पढ़ा पा रहे हैं, या हम देखते हैं कि उनसे हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। कि अगर एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं वहां समय व्यर्थ करने की। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका फिर भी वीक रहता है, तो नई किताब, नया टीचर एक बार सुना जा सकता है। पर अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ नया नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर रिवीजन को हम बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर करेंगे, ताकि हो सकता है कि हमारा रिवीजन अच्छा न होने के कारण सब्जेक्ट में वीकनेस रही। अंजलि, फिर से अब एक एक सवालों को हम एक और एक बार ले रहे हैं, क्योंकि अब शायद सबके सवाल सुनने के बाद कई लोगों के मन में एक एक सवाल बहुत जल्दी जन्म ले लेता है। तो अंजलि,
फिर से शुभारंभ कर रहे हैं आपसे अगला डाउट। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि इस समय कई बार जैसे पता चलता है, और खास करके अपने परिवार से नजदीक जुड़े हुए लोगों के बारे में पता चलता है, तो ऐसा लगता है कि क्या सब कुछ खत्म होने वाला है। एक मानव स्वभाव है, और इस समय यदि मुझे भी ऐसी खबर आएगी तो शायद हो सकता है कि मैं भी विचलित होगा। पर हमें ये सोचना है कि ये जो विचलन आज हो रहा है, या आज हम जिस समय के लिए या जिन चीजों के लिए विचलित हो रहे हैं, कल जब यह समय निकल जाएगा तो कहीं हम आज के समय के लिए अपने आप को दोषी तो नहीं ठहराएंगे। एक दो बातें और समझते हैं। देखो, ये बात तय है कि कोई भी इस पृथ्वी पर अनंत काल जीवन यापन के लिए नहीं आया है। निश्चित तौर पर जो लोग हमसे जुड़े हैं वो काफी नजदीक भी हो सकते हैं, और दुख होना भी चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए इस पर भी गौर करना पड़ेगा। क्या हम इस समय केवल उसी दुख के आधार पर अपने आप को या अपने समय को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, अपने आप से पूछना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं के सिचुएशन में क्या करता हूं, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलना प्रेफर करता हूं, क्योंकि निश्चित ही बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो लाभ हानि और इन चीजों का कैलकुलेशन नहीं करता है, वो इंजॉय की ओर होता है। तो उनके कारण मुझे पता चलता है कि नहीं, मुझे भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि मेरा क्या खो गया, मेरा क्या हो गया। जरूरत है मेरी इस समय उस टाइम को बेटर यूटिलाइज करने की, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं बेहतर तरीके से काम करना चाहूंगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर आने का मुझे जो बड़ा मकसद लगता है वो है ज्ञान का ट्रांसफर। क्योंकि जब एक कोशिका विभाजित होती है और दो कोशिकाएं बनाती है, तो वो डीएनए के माध्यम से अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक भेज देती है। तो वो तो छोटी छोटी कोशिका, इतना बड़ा शरीर मिला है लाखों अरबों कोशिकाओं का मिलकर, तो क्यों ना इस ज्ञान को ट्रांसफर किया जाए। तो इसी उद्देश्य के आधार पर मैं सोचता हूं कि चलो थोड़ा सा दुख सही, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत विचलन कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि पूरी भावनाओं के साथ एक अच्छे मनुष्य के रूप में आप जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि नहीं, अब समय आ गया है कि अब मैं इन परिस्थितियों से लड़ूं और फिर आगे अपनी तैयारी को शुभारंभ करूं। बीच बीच में मैं मोटिवेशनल क्लास देता हूं, उसे भी थोड़ा सुनते चलेंगे हम लोग। गुरप्रीत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शनल की एक अच्छी बात क्या है। ऑप्शनल की अच्छी बात है कि अगर आप 10 साल के सवाल हल कर ले, देखो कोई कुछ भी कहे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप कहेंगे उसी में से सवाल आए। एक्चुअली क्या होता है कि ऑप्शनल में 8 सवाल 9 सवाल पूछने की प्रवृत्ति रही है हमेशा, उसमें से 5 करने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पहली बार पूछा जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर भूकंप और ज्वालामुखी का वर्णन करिए। दूसरी बार पूछा गया होगा कि प्लेट टेक्टोनिक किस प्रकार से वर्तमान में भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाओं का वर्णन करने का आधुनिक सिद्धांत है, या किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति का वर्णन कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, प्लेट टेक्टोनिक आपने एक बार ढंग से तैयार कर लिया है क्योंकि आपने पिछले साल का सवाल देख लिया था। तो सवाल का टाइटल देखकर टॉपिक तैयार कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। पिछले 50 10 साल के अगर आप सवाल देखेंगे और 8 के एवरेज से पकड़िए तो 80 सवाल होते हैं। मैं क्या करता हूँ, रियलिटी बता दे रहा हूँ, मतलब कई बार मैं सच्चाइयां बता देता हूँ लाइव पर ही। जिसे हर साल मैं 50 से 60 क्वेश्चन को देता हूँ कि भाई इनमें से सवाल आएंगे, वो मैं कुछ नहीं करता हूँ। पिछले 10 साल का एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ कि पैटर्न क्या बदल रहा है, किस तरीके के सवाल चेंज हो रहे हैं। तो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि उन 50 में से 3 सवाल 4 सवाल एज इट इज मिल जाते हैं। 8 सवाल उसमें से मिलेंगे, लेकिन कई बार एज इट इज मिल जाते हैं। उसका यही होता है, क्योंकि मैं पैटर्न को फॉलो करता हूं, मैं एक तरीके से चीजों को देखता हूं कि किस तरीके से एग्जामिनर सवालों को पूछ रहा है। तो कुछ नहीं गुरप्रीत, ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी दोनों पेपर कंप्लीट करने के बाद 10 साल के सवाल और उसकी कॉपी बनाना प्रॉपर आंसर राइटिंग करते हुए, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे कि आंसर राइटिंग ऐसी की जाएगी। ठीक है निधि, म्यूट है अभी, हाँ ठीक है, ठीक है।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है। जैसे टाइम टेबल में मैं दो चीजें देखता हूं, जैसे मेरे साथ भी कामों को जब टालता हूं और काम मैं करता नहीं हूं, तो एक समय 2-3 दिनों के बाद ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि कितना बर्डन है और मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। उसका बड़ा रीजन है टालने की प्रवृत्ति। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं तैयारी करता था मेडिकल की और उसके बाद फिर आईएएस की भी, तो मैंने एक चीज बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो की थी, और वो था कि जैसे मान लीजिए सुबह के 8 बजे के बाद शुरुआत होगी, तो 8 से 3 घंटे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं तुम्हें एक जेन्युइन घटना बताता हूँ कि एक बार की बात है, 8 से 3 के लिए मैं पढ़ाई पर बैठा था हॉस्टल में, और दो स्टूडेंट, मतलब दो छोटे जो अभी नए नए तैयारी करने आए थे, तब मैं मेंस लिख रहा था, वो दरवाजा कंटिन्यू खटखटा रहे थे। उसका रीजन ये था कि एक विद्यार्थी की थोड़ी सी तबीयत मतलब खराब हो गई थी। बट अब क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि 8 से 11, अब इसमें कई लोग कह सकते हैं कि सर ये तो कोई मानव स्वभाव नहीं, पर भाई कुछ नियम होते हैं, जहां 8 से 11 करना है मतलब करना है। तो मैं टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों से कहूंगा कि थोड़ा सा आर्मी वाला होता है, नहीं स्ट्रिक्ट, 5 बजे तो 5 बजे कुछ भी हो जाए, फिर अगर उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा कि धीमे धीमे आपके सब्जेक्ट कवर होते चले जा रहे हैं। और जो टाइम मैनेजमेंट में दूसरी बड़ी दिक्कत आती है, कई लोगों को ऐसा लगता है टाइम मैनेजमेंट में स्पेशली, कि मुझे टाइम कम लग रहा है या टाइम कम मिल पा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे हम चीजें पढ़ने के लिए बैठे, तो कई बार हमारा जो फोकस है वो उतना 100% नहीं है। तो चीजों को क्या करिए, पहले 10-12 घंटे का टाइम मत दीजिए, 2-2 घंटे का ही टाइम दीजिए कि भाई मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगा ज्योग्राफी, और पूरा कंसंट्रेट। जैसे कई बार क्या होता है कि हम टारगेट लेकर बैठ गए कि आज इस किताब को कवर करूंगा, तो दिमाग सरेंडर कर देता है। अभी उसको कहिए कि भाई ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर रिलैक्स और दिन भर फिर रेस्ट करेंगे, तो तुम्हारा ब्रेन सपोर्ट करेगा। तो जो 1.5-2 घंटे का प्रोडक्ट है या प्रोडक्टिविटी, वो जेन्युइन रूप से बाहर आएगी और चीजें आपको कवर होती हुई दिखाई देगी। तो पहले आप अपने टाइम टेबल को 5 घंटे और 6 घंटे का बनाना है, फिर धीमे धीमे एक्सपांड करना है। हमारी गलती क्या होती है, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, पहला ही टारगेट 11 घंटे, 12 घंटे, तो तीसरे दिन पता चलता है कि नहीं हो सकता। तो वो जो डीमोटिवेशन आता है, उसका इसका बड़ा रीजन ये कि भाई अचानक ही आप 100 किलो का वेट कैसे उठा रहे हैं। आप पहले 40 की प्रैक्टिस करिए, 50 की प्रैक्टिस करिए, 60 की करिए, फिर 100 पर आएंगे। तो टाइम टेबल में निधि सबसे पहले हमें 5-6 घंटे का बनाना है, उसके बाद उसको एक्सपांड करना है। तब जाकर उस टाइम टेबल को आप सही तरीके से न केवल यूटिलाइज कर पाएंगे, बल्कि आपको एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल भी मिल पाएगा। पूर्वा, ठीक है। मैं बताऊं पूर्वा, ये आपकी नहीं, सबकी प्रॉब्लम होगी इस समय, मास्टर तक रिलैक्स हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो, जनरली अब ये जो फ्लो बना है, अब ये डाउन, जैसे पीक होता है कोरोना का, वैसे हमारा भी पीक जाता है, अब थोड़ा डाउन जाएंगे, कोई घबराना नहीं है उसमें, ये चलते रहता है, बट पढ़ते चलना ये हमारा मेन मकसद है। अब क्या करिए आप लोग, एक छोटे छोटे टेस्ट की श्रृंखला को स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि अनअकैडमी पर संडे टेस्ट होता है, तो उसका सिलेबस देख लीजिए कि थोड़ा बहुत उसको देखने की कोशिश करिए। जब हमारी एग्जाम थोड़ी दूर हो गई है, तो कुछ छोटी छोटी टेस्ट के माध्यम से, या फिर अगर हुआ तो मैं अब मेंस के टेस्ट सीरीज पर ही काम कर रहा हूं, तो मैं उस पर चाहता हूं कि एक टेस्ट से सभी लोगों को फिर एनर्जेटिक कर सकूं, उनके अंदर उत्साह भर सकूं कि अब हमें टारगेट देने हैं। तो एक छोटी सी चीज करिए यहां से, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट संडे या सैटरडे तक अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैं सैटरडे तक ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पूरा रिवाइज कर लूंगा, कर लूंगी। और फिर एक टेस्ट भी दीजिए, टेस्ट कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर में मेंस के जो क्वेश्चन होंगे 3-4 क्वेश्चन उठा लीजिए और राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, और फिर एनालाइज करिए कि हम लिख पाए या नहीं। क्या होता है, जैसे जैसे लक्ष्य दूर होते जाते हैं, हमारा एंथुसियाज्म, जैसे गांधी जी क्या करते थे कि वो जानते थे कि आम नागरिक एक लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते और वो संभव ही नहीं है, तो वो क्या करते थे कि पहला असहयोग आंदोलन किया, फिर ब्रेक लिया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन लिया, फिर ब्रेक लिया।
तो उससे क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है हमारा साइकोलॉजिकल। जब हम कोई चीज करते हैं और एक पीक आने के बाद हमें लगता है कि अब मेरी पढ़ाई कम हो रही है, तो थोड़ा ब्रेक लो। ब्रेक कैसा? कि जैसे आप अभी तक पढ़ रहे थे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई चीज, तो 2 से 3 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं, बिल्कुल पूरा रिलैक्स हो जा कि भाई कुछ नहीं कर रहे। तो फिर आपके अंदर एक तरीके से क्रिएटिविटी आएगी कि नहीं, मुझे तो और कुछ करना है। और 2 से 3 दिनों के बाद फिर एनर्जी से शुरुआत होगी। हो सकता है वो 4-5 घंटे की होगी, लेकिन बहुत जेन्युइन तरीके से होगी। तो थोड़ा सा ब्रेक देने की आदत डालो। जैसे मैंने अपने इसमें फॉलो किया था, संडे मैं पढ़ता ही नहीं था, फिक्स था। अभी तो मैंने संडे पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन संडे मैं प्योरली मानता था कि भाई पूरा कंप्लीट ब्रेक। उसका बेनिफिट क्या होता था? मंडे के दिन जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं, तो मैं इंतजार करता था और थोड़ा पढ़ा देते, संडे आराम करेंगे। तो एक चीज होती है, बॉडी को एक इमेजिनरी गोल मिलता है कि हाँ, अगर मुझे एक दिन का ब्रेक मिलेगा तो बॉडी उसके लिए 6 दिन काम करने के लिए तैयार रहेगी। तो थोड़ा सा यहां पर अब 2-3 चीजों में बदलाव करना है। पहला, छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो। भाई मुझे इंडियन ज्योग्राफी में मानसून पूरा कंप्लीट करना है और फिर मुझे मानसून पर कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटे छोटे टॉपिकों को डिसाइड करो कि तुम्हें इतने में कवर करना है। दूसरा, अगर लगे तो ओपन टेस्ट देते रहो। जितना टेस्ट देते रहोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कहां पर वीकनेस आ रही है। और तीसरा, एक ब्रेक भी लेने की आदत डालो, क्योंकि अगर ब्रेक लेते चलोगे तो आपको अगली बार फिर मोटिवेशन मिलेगा इन चीजों को बेटर करने। बाकी अब मैं ओवरऑल सारी लोगों को एक और चीज बता दूं कि अभी तैयारी सभी लोगों की जैसे चल रही है, निरंतर चलने दीजिएगा। ये निगेटिव थॉट जो थोड़े बहुत आते हैं, थोड़ा सा उनसे लड़ना है। पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी है, क्योंकि वही एनर्जी है जो हमें और आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसी तरीके का इंटरेक्टिव सेशन हम फिर लेकर आएंगे। थोड़ा सा इस बार 4 लोग थे, मैं चाहूंगा कि अगली बार लगभग 20-22 लोगों के साथ और एक इंटरेक्टिव सेशन हो, और जो भी जेन्युइन डाउट है उन्हें भी दूर कर सके। अंतिम रूप में किसी को कुछ कहना है तो फिर पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट बार हम देखेंगे इससे आगे की बातचीत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।